अब देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज लाल बालू के काले खेल की हमारी इस तीसरी सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। ईडी ने खनन माफियाओं की कुंडली कैसे खंगाली है और इसमें मिला क्या है, कितने की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे ये बालू माफिया, क्या करेगी ईडी आगे की कार्रवाई, यह सब कुछ हम बताएंगे और साथ ही इस पर करेंगे चर्चा भी। बिहार में सालों से चले आ रहे बालू के खेल को अब लग गई है ईडी की नजर। इधर ईडी एक बार फिर झारखंड की तरफ बिहार में भी खनन माफियाओं की कुंडली खंगाल रही है। पिछले एक हफ्ते से ईडी की टीम बिहार और झारखंड के बड़े बालू कारोबारियों के ठिकानों पर लगातार उसने छापेमारी की। अब हम आपको बताते हैं कि इस छापेमारी में मिला क्या है। ईडी की कार्रवाई में 1.5 करोड़ नगद के अलावा करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। ईडी के अनुसार इन बालू कारोबारियों की वजह से सरकार को प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। अब जो छापेमारी हो रही है उसके बारे में आपको बताते हैं। अरे आगे आओ। दरअसल 2 साल पहले बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अवैध बालू के खनन के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन इसमें बड़े बालू कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इस रिपोर्ट में जिला पुलिस से बालू कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब इधर ईडी ने अपनी कार्रवाई में जेडीयू के एक एमएलसी, आरजेडी नेता और बीजेपी के एमएलसी की कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी बिहार से लेकर झारखंड तक चली। इस दौरान राजनेताओं के साथ बालू कारोबारियों के संबंध और उनकी अकूत संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। छापेमारी में अरबों की संपत्ति का खुलासा हुआ है और ईडी ने विभिन्न परिसरों की तलाशी अभियान ईडी ने चलाया था। मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित जो उसके निदेशकों थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे और अन्य सहयोगी थे, उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई। पटना के 27 स्थानों पर पटना में 27 जगहों पर यह छापेमारी की गई। बिहार, धनबाद, बिहार के अलावे धनबाद, झारखंड का हजारीबाग और कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल का कोलकाता में भी अवैध खनन मामले में ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर छापेमारी की और जांच शुरू की। कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर अब इसमें दर्ज कर ली गई है। मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बिहार के खनन विभाग से शिकायतें लगातार मिल रही थीं। सुश्री आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों को अवैध रेत खनन और इसकी बिक्री के लिए खनन द्वारा जारी विभागीय प्रीपेड परिवहन ई चालान का उपयोग किए बिना प्राधिकरण बिहार को करोड़ रुपए के राजस्व की भारी हानि हो रही है। ये ईडी की जांच में पता चला है। सरकार को 250 करोड़ का राजकीय घाटा हो रहा है। तलाशी अभियान के परिणाम स्वरूप जो नकदी मिली है वो भी एक बड़ी रकम उसकी भी है। उसके साथ साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री विलेख कंपनियों और उनके निदेशकों के नाम पर एफडी और नकदी रुपए भी बरामद किए गए हैं। जो नकदी है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए की है और संपत्ति के दस्तावेज जो मिले हैं वो 11 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 6 करोड़ और 60 बैंक खातों को फ्रीज भी किया गया है। अन्य अभियोग तलाशी के दौरान मिले भौतिक और डिजिटल सामग्रियों को भी आगे के लिए जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच चल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मौजूद हैं। चंद्रमोहन, क्या लगता है बिहार को लेकर अब झारखंड में भी तलाशी अभियान चली, बिहार में भी चली, कोलकाता में भी ईडी लगातार सक्रिय है। क्या लगता है इसमें कि अब बिहार में बालू माफियाओं पर शिकंजा कसेगा? देखिए, जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है, उम्मीदें जगी है कि निश्चित तौर पर जो बालू माफिया हैं उन तक शिकंजा कसेगा, लेकिन अभी जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो रही है। और यहाँ अगर हम भूमिका देखें तो इसका तार सीधे तौर पर राजनेताओं से जुड़ रहा है। राजनेता में कौन लोग शामिल हैं? जेडीयू के एमएलसी शामिल हैं, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी होती है।
फिर आप राजद के कुछ नेताओं के यहाँ छापेमारी होती है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, मामला बड़ा है, इसीलिए जेडीयू और राजद से सीधा इसका तार जुड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर राज्य स्तर पर सरकार चाह कर भी इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर सकती है। इससे पहले भी आर्थिक अपराध इकाई ने, आपको याद होगा कि आर्थिक अपराध इकाई ने, हमने दर्शकों को दिखाया भी पिछले जो हमारा जो अंक था उसमें, कि आर्थिक अपराध इकाई ने बड़े पैमाने पर जो है वो अभियान चलाया था और 2 जो एसपी थे उन्हें भी निलंबित किया गया था उस दौरान। कई अधिकारियों के नाम आए थे, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। सर, ये नेक्सस इतना बड़ा है कि सिंडिकेट कहें हम, ये इतना बड़ा है कि हम इसे आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। पहले 1970 से पहले बालू की कीमत क्या होती थी, आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। बालू को एक नॉर्मल तरीके से यूज के लिए वहाँ जो आसपास के रहने वाले लोग होते थे वो खरीद बिक्री करते थे। वो बैलगाड़ी पर उस बालू को खुदाई के माध्यम से ढुलाई करते थे और शहरों में ले जाकर बेचते थे। और उनको कीमत क्या मिलती थी, जो आने जाने का खर्च होता था, आवागमन का जो खर्च होता था, उन्हें ये मिल जाता था, आसानी से मिल जाता था। 1970 के बाद चीज़ें बदलने लगी। अब इसमें लोग घुसने लगे, वैसे लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे जिनको ये लगने लगा कि इसका कीमत बाहर में बहुत ज़्यादा है। अब बड़े शहरों में आप चले जाइए, बड़े शहरों में एक ट्रक बालू की कीमत लगभग 70,000 75,000 रुपए है। तो लोगों का धीरे धीरे इधर आकर्षण बढ़ने लगा और ये देखकर सरकार भी, हम कहेंगे कि सरकार का भी मंशा साफ नहीं है। सरकार भी 1970 से पहले चालान वगैरह नहीं लाती थी, बाद में 1970 के बाद में टेंडर जारी हुआ, फिर उसमें चालान कटने लगे, फिर बालू घाटों का ये नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो सरकार भी पहले चुप थी और आसपास के लोग इसमें घुसने लगे इस कारोबार में। जब पूरी तरह से लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, पूरी तरह से इस कारोबार में लग गए, अब एक घुसपैठिए की तरह लोग अब एक नेटवर्किंग के जरिए काम करने लगे, तब सरकार उस पर नकेल कसना शुरू की। और नकेल कसने वाले वैसे पदाधिकारी आए, जो ऐसे थानेदार आए, जो लोकल स्तर पर प्रशासन के जो एक विंग है वो भी इस खेल में शामिल हो गए। अब आप कोइलवर क्षेत्र में चले जाइए या जो भी सोन का इलाका है, या लगभग पूरे बिहार में 524 बालू घाट गिनती के हैं। उन घाटों के आसपास आप देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर नजर आएगी, उसमें यह है कि वहाँ पे स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर वहाँ के थानेदार, वहाँ के प्रशासन के लोग, वहाँ के पुलिसकर्मी इस खेल से जुड़े हुए हैं। इस सिंडिकेट में उनकी कहीं ना कहीं सहभागिता है। पहले क्या होता था, एक लॉजिक, लगातार अवैध खनन होता है, 24 घंटे अवैध, उन्हीं के मेलजोल से ये सब कुछ हो रहा है। पहले क्या होता था कि लोग दिन के उजाले में इसका कारोबार करते थे, थाने को मैनेज कर लिया, थाने को 200-400 रुपए देते थे, ज्यादा नहीं देते थे। एक ट्रॉली पर, क्योंकि ये बिहार का हमारा अपना इलाका है तो ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग ज़्यादा यहाँ पे ढुलाई करते हैं, तो एक ट्रॉली का लगभग 200 रुपये देते थे। और दिन भर में एक व्यक्ति का कम से कम 50-60 ट्रॉली ट्रैक्टर से ये ढुलाई हो गया, तो उसके अनुसार से एक थानेदार का किस्त बंधा हुआ था। बाद में क्या हुआ कि वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। अब एक को देखकर दूसरा इसमें अड़ंगा लगाने लगा कि भाई इस कारोबार में बहुत अच्छा फायदा है, खुदाई के लिए कुछ देना नहीं है, बस जो भी टैक्स वगैरह है थानेदार से ही हमको यहाँ पे सब खत्म कर देना है। तो सरकार बाद में जो चाह के भी अगर नकेल कसना चाहिए तो नकेल ठीक ढंग से नहीं कस पाई। जो भी लोकल स्तर के पुलिसकर्मी हैं वो इस खेल में शामिल रहे, वो लोकल स्तर पर करते रहे। अब बिहटा की बात छोड़िए और कोइलवर की बात छोड़िए, सोन इलाके की बात छोड़िए, आपके पड़ोस में आप पटना सिटी के इलाके में चले जाइए, बहुत सारे गंगा नदी के किनारे रेत की टाल एक पड़ी हुई है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। रात के अंधेरे में नाव से लोग वहां पे खुदाई करके इकट्ठा करते हैं, ढुलाई करते हैं, और वहां से 200 रुपए ट्रेलर आज भी सप्लाई हो रहा है। आप 6 से 7 बजे के लगभग में आप चले जाइएगा पटना सिटी के कई थानों का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उन थानों से होकर लगातार जो ये माफिया है वो अभी अपना कारोबार कर रहे हैं और पटना में ही बालू को स्टॉक किया जा रहा है।
छोड़िए दिन के उजाले में, आप बाईपास इलाके में चले जाइए, वहाँ पे दिन में ट्रैक्टर और ट्रॉली में सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वरीय अधिकारी उस पर जांच पड़ताल करते हैं तो फिर कुछ देर के लिए वहाँ से हटा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है और फिर वही सुबह से वही खेल शुरू हो जाता है। तो ये सिंडिकेट पूरा एक बड़ा सिंडिकेट बहुत बड़ा है। यहाँ एक नेता, देखिए कनेक्शन को समझिए, इसमें प्रशासन के लोग भी शामिल हैं, इसमें राजनेता भी शामिल हैं, यहाँ स्थानीय लोग भी शामिल हैं, इसमें मजदूर भी शामिल है। तो इस कारोबार में वो हर वर्ग शामिल है जो सीधे अपना प्रॉफिट देखता है। उसको ये मतलब नहीं है कि हम अवैध काम कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान हो रहा है, वो अपना निजी स्वार्थ देख रहा है। प्रशासन के लोग भी, जो पुलिसकर्मी है वो अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं, जो राजनेता है वो भी अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं जो इस पूरे सिंडिकेट में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोकल स्तर पर अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये सब करना संभव नहीं है, तो वहाँ भी वो अपना निजी फायदा देखते हैं। जो मजदूर है, जो दिन भर मजदूरी करके 500 रुपये कमाते हैं और एक ढुलाई में 700, 800, 1200, 1300, 1400 रुपये कमा लेते हैं, तो वो लोग भी अपना निजी फायदा देख रहे हैं। यानी सोने की तरह ये जो है ये मुनाफा देने वाला कारोबार। सोने से बालू कम नहीं है और खास करके बिहार में ये सोने से कम नहीं है। बिहार में लगभग 524 घाट चिन्हित है, ऐसे कई और घाट होंगे। हम बस केवल सरकारी रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं तो 524 घाट लगभग हैं, लेकिन हो सकता है कि 1000 घाट हों, क्योंकि सरकार को ही मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ कहाँ से बालू की खुदाई हो रही है। आप पश्चिमी चंपारण जिले में चले जाइए, आप गौनाहा क्षेत्र में चले जाइए, वहां से भी नरवा वगैरह से बालू की खुदाई हो रही है। वहां सरकार को भनक भी नहीं है, वहां के जो लोकल स्तर के प्रशासन के लोग हैं वो मिलकर इसमें कर रहे हैं इस काम को। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि 524 घाट, बहुत सारे घाट हैं बस चिन्हित घाटों में। अब क्या होता है कि यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है, आप बिहटा इलाके में चले जाइए वर्चस्व की लड़ाई है, गोलियां चलती, कोई लवर में चले जाइए वहां वर्चस्व की लड़ाई है। जहां से आवाज निकलती है, यहाँ जहां से धाए धाए होता है वहां तक तो हमारी नजरें पड़ती है, लेकिन जहां धाए धाए नहीं होता है, जहां गोलीबारी नहीं होती है, वहां हम नहीं जान पाते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन लोकल स्तर पर वहां भी सेट हो जाता है और वहां से भी ये कारोबार चलता है। आप एक और बात ये गौर कीजिए कि इतनी जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई के बाद भी किसी थानेदार पर कोई फर्क पड़ा हो? नहीं पड़ा है। किसी भी थानेदार पर इसका सिकन नहीं है। वो लोग जैसे कल काम करते थे आज वैसे भी कर रहे हैं। वो तो बस केवल इस मौका का फायदा उठाने में लगे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और इसका ये वो लोग लाभ उठाएं। लेकिन चंद्रमोहन, अब लगता है कि जो मौसम है ये बदलेगा, ये मिजाज बदलेगा, क्योंकि लगातार जो है वो बिहार सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन अब ये फाइल ईडी के हाथ चली गई और ईडी, जैसा आपने देखा कि पिछले हफ्तों से लगातार छापेमारी कर रही है अलग अलग जगहों पे। तो क्या लगता है कि ईडी अब जो काला कारोबार बालू माफियाओं का चल रहा था, क्या ईडी अब शिकंजा कसेगी? देखिए, उम्मीदें बढ़ी है, ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उम्मीदें हमारी भी जगी है कि हो सकता है कि ऐसे कारोबारियों के ऊपर नकेल कसना संभव हो पाए। लेकिन बहरहाल जिस तरह से हम इस घटना को देख रहे हैं, इस कार्रवाई को देख रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि ईडी के पास भी कोई ठोस साक्ष्य इन बड़े नेताओं नहीं, ईडी ने तो बताया है, कई साक्ष्य ईडी ने दिए हैं। जैसे सर, ये लोकल स्तर पर और छोटे स्तर पर हम साक्ष्य को मान सकते हैं, लेकिन बड़े जो लोग इसमें शामिल हैं उनके संपत्ति को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि इनकी संपत्ति इतनी ज्यादा कहां से आई। उस तरीके से अगर बारीकी से जब तक यहाँ पे जांच पड़ताल नहीं होगी तब तक ये सब मामले सामने नहीं आने वाले हैं। हम जैसा झारखंड में देख सकते हैं कि अभी एक IAS अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है जो जमीन का लेन देन किया करते थे। जमीन उन पर एक था कि भाई जमीन माफियाओं से मिलकर वो कारोबार करते थे, तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले खनन घोटाला, जिसमें हेमंत सोरेन तक आँच उसकी पहुंच चुकी है, खनन घोटाले की बात करेगा, साहिबगंज में जो खनन घोटाला हुआ, तो कहीं ना कहीं ये तो लगता ही है कि अब बिहार की जो जांच है उसकी कमान भी ईडी ने ले ली और अपने हाथों में। देखिए, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसमें राजनीतिक पहलू भी है। जिस दिन जदयू के MLC के घर पर छापेमारी हो रही थी, उसी दिन उसी वक्त जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और वहां मेरी मौजूदगी थी। वहां एक प्रवक्ता, नाम उनका भी मैं नहीं लेना चाहूंगा, एक प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने ये कहा कि ईडी CBI की छापेमारी अब होती रहेगी बिहार में, क्योंकि हम लोगों ने NDA के साथ गठबंधन नहीं किया है, तो छापेमारी उन लोगों के द्वारा हम लोगों पर दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है। अब आप एक सोचिए, अगर निष्पक्ष कार्रवाई भी होती है तो उस कार्रवाई के खिलाफ जदयू प्रवक्ता का इस तरह का बयान आना कहां से लाजमी है?
आप सोचिए, अगर राज्य सरकार अगर दृढ़ निश्चय लेकर अगर कार्रवाई करना चाहती तो क्या उस राजनेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? अगर उस राजनेता के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो एक जेडीयू का प्रवक्ता उसी पार्टी से आता है, वो ये कहता है कि ये कार्रवाई दोषपूर्ण है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। तो सरकार की मंशा अभी भी साफ नहीं है। सरकार इसे बदले की भावना से कार्रवाई बता रही है। अगर ईडी यहाँ पे अगर निष्पक्ष कार्रवाई भी करती है तो सरकार में बैठे लोग इसे निष्पक्ष नहीं मानने के लिए तैयार हैं। उनका यही मानना है कि ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण है और केंद्र की जो सरकार है जानबूझकर बिहार में दबाव बनाने के लिए ये सब कर रही है। तो अगर यहाँ पे उनके नेता भी फंस जाते हैं, आप बोल रहे हैं कि बड़े लोग इसमें पकड़े जाएंगे, बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है। नेटवर्किंग को आप नहीं तोड़ सकते हैं। अगर वो नेता पकड़ा जाता है जिस पर आरोप लगा है, जिसके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसके जो शागिर्द हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उनका मनोबल इस मायने में बढ़ा हुआ है क्योंकि उसी पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जो प्रवक्ता है, जो दिन रात बयान देते रहता है, वो ये कहता है कि ये कार्रवाई जो हो रही है वो सीबीआई के द्वारा और ईडी के द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। केंद्र सरकार ये कार्रवाई करा रही है। चंद्रमोहन, मैं ये बताऊं आपको कि अगर ये लगातार कहते रहे जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसे जो बिहार सरकार के लोग हैं वो कहते हैं या फिर राजद से जुड़े लोग कहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ दोषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती रहती हैं। झारखंड में भी आप देखेंगे कि जब हेमंत सोरेन पर कार्रवाई होती है या किसी सत्ता पक्ष के लोगों के घर कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है कि भाई ये द्वेषपूर्ण है या केंद्र सरकार नहीं चाहती, केंद्र सरकार जानबूझ के कार्रवाई कराती है। ये तमाम पहलू हैं, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम आरोप लगते रहें, ईडी पे भी लगते रहे, सीबीआई पे भी लगते रहे। लेकिन जिस तरह से बालू के जाँच की, अवैध बालू के जाँच की आँच जिस तरह से ये लगातार जो फैल रही है, इसमें कहीं ना कहीं ये तो कहा ही जा सकता है कि अब धीरे धीरे जो है बड़े माफिया हैं जो जुड़े हुए हैं उस सिंडिकेट से, जो सिंडिकेट को डील करते हैं, जो ऊपर है, नीचे में तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ऊपर है, जो केंद्र बिंदु में है, जिनके आज संपर्क यहाँ के राजनेताओं से भी है, जिनका संपर्क यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स से भी है, तो वो कहीं ना कहीं शिकंजे में लिए जाएंगे। देखिए सर, कार्रवाई से उम्मीद जगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस कार्रवाई से मैं यही समझता हूं कि जब तक ऐसे लोगों का मनोबल नहीं टूटता है तब तक इस कार्रवाई का मायने भी कुछ नहीं है। एक आप जेडीयू के एमएलसी को गिरफ्तार करके अंदर कर देते हैं, वैसे कई ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे इस खेल में शामिल होंगे जो जिनका चेहरा सामने नहीं आएगा। सरकार का अगर समर्थन मिलता है तो उन कारोबारियों के लिए ये एक बल मिल रहा है उन कारोबारियों को जो सरकार से चुपके चोरी ये काम कर रहे हैं। सरकार तो अनलीगल तरीके से उनका साथ दे रही है इस तरह का बयान देके, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उम्मीद की एक किरण जगी है। चलिए चंद्रमोहन, बहुत आभार। उम्मीद की एक किरण जगी है और ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की है कि बाली माफियाओं तक एक उम्मीद है कि बालू का जो ये काला कारोबार है बिहार में वो धीरे धीरे खत्म हो सकेगा। लेकिन ईडी को भी काफ़ी हद तक, काफ़ी गहराई से इसकी जांच करनी पड़ेगी, तभी इसके पीछे जो चेहरे छुपे हैं उन तक ईडी पहुंच पाएगी, उन तक नकेल कस पाएगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, फिर हम मिलेंगे इसी सीरीज़ के अगले अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।